आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में प्रभात फेरी, जादुई लालटेन और बानर सेना संबंधित थी। आपके ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या फिर रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह से। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनता को संगठित करने के लिए अनेक तरीके लोकप्रिय हुए। गांवों और कस्बों में प्रभात फेरियां सामान्य हो गईं। इसी के तहत गांव कस्बों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे प्रातः काल में कीर्तन टोलियां बनाकर घूमते हुए राष्ट्रीय गान गाते थे। पत्रिकाएं या अवैध अखबार का व्यापक वितरण किया गया, जो घृणित प्रेस अधिनियम की अवहेलना करने की रणनीति का एक हिस्सा था। ये पत्रिकाएं कभी हाथ से और कभी साइक्लो स्टाइल में छपी होती थी। इनकी संपूर्ण देश में मानो बाढ़ सी आ गई थी। गांवों तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेन यानी कि बायोस्कोप, ठीक है, जादुई लालटेन कहें या बायोस्कोप का उपयोग किया गया। पहले की तरह ही कार्यकर्ता नेताओं, स्त्री पुरुष के दलों के द्वारा लगातार दौरे, सभाएं, बैठकें, छोटी बड़ी जनसभाएं आंदोलन का केंद्रीय आधार बनी। बच्चों की बानर सेना संगठित की गई और एक स्थान पर लड़कियों ने अलग से मंजरी सेना का गठन किया था। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, व्यवस्था पर विचार करें। पहला है कि इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में और फिर बिहार में लागू किया गया और इसने जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी गई और भू स्वामित्व के आधार पर अधिकारों को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया। जमींदारों की उपज में अपनी हिस्सेदारी का 1/3 हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। और इसके केवल दो कथन जो हैं इसमें सही हैं, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त जो थी एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया था। इसीलिए पहला कथन जो है वो सही है। इसे एक स्थायी और पूर्व अनुमान के आधार पर भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के तैयार किया गया था। इसकी कई विशेषताएं थी। इसमें भूस्वामियों को भूमि के स्वामियों को जमींदारों को भूमि स्वामी के रूप में घोषित किया गया। उन्हें उनकी संपत्ति पर सदैव के लिए वंशानुगत अधिकार प्रदान किया गया। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। जमींदारों को फसल उत्पादन या बाजार की स्थितियों में उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना प्रत्येक वर्ष सरकार को राजस्व की एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था और इसी व्यवस्था के तहत जमींदारों को उनकी भूमि पर कृषि करने वालों से लगान वसूलने का अनन्य अधिकार भी दिया गया। लगान का बंटवारा जो था वो इस प्रकार था कि देखिए, जमींदार जो है किसानों से वसूल किए गए लगान का 1/11वां हिस्सा स्वयं रखेंगे, मतलब कि ये जमींदार रखेंगे, और शेष 10/11 हिस्सा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भू राजस्व के रूप में देना होता था। इसीलिए तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। इसलिए पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। अगर इसके परिणामों की बात की जाए तो इससे राजस्व का स्थिरीकरण हो गया। मानी इसका मतलब ये है कि इस व्यवस्था ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजस्व का एक स्थिर स्रोत प्रदान कर दिया। इसी व्यवस्था ने जमींदारों को एक शक्तिशाली, प्रभावशाली अभिजात वर्ग बना दिया और वे लगान के लिए प्रायः किसानों का शोषण करते थे। निश्चित राजस्व व्यवस्था ने जमींदारों को कृषि सुधारों में निवेश करने से हतोत्साहित किया। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में स्थिरता आ गई। किसानों को लगान की उच्च दर का भुगतान करना पड़ता था, साथ ही उन्हें सीमित और अपर्याप्त अधिकार थे। इसके परिणाम स्वरूप वे निर्धनता और कर्ज के जाल में फंसते चले गए। इसी व्यवस्था ने किसानों के बीच आक्रोश पैदा किया, जिससे समय समय पर विद्रोह होते रहे। इसलिए सही इसका आंसर जो है बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर की गई परमाणु निशस्त्रीकरण
संधियों पर विचार कीजिए। पहला है कि आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी पीटीबीटी 1963, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी 1967, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी 1996, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि टीपीएनडब्ल्यू 2017। तो उपयुक्त संधियों में से कितनी भारत के द्वारा हस्ताक्षरित और अनुसमर्थित हैं? ठीक है, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर सभी चारों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, केवल एक। पहला कथन जो है केवल एक कथन इसका जो है सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जापान में आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक में निशस्त्रीकरण के लिए आग्रह किया। उन्होंने देशों से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आकस्मिक उपयोग को रोकने, परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी देने से बचने के वादे को पूरा करने को कहा। अगर आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि की बात करें, मतलब ए ऑप्शन की बात करें, तो यह संधि जो है 1963 में हुई थी और यह अंतरिक्ष, वायुमंडल और महासागरीय जल के भीतर परमाणु हथियार परीक्षण संबंधी विस्फोट को प्रतिबंधित करती है। यह परमाणु हथियारों के प्रसार और रेडियोधर्मी अवक्षेप के खतरे को सीमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह संधि सफल रही क्योंकि इसने वायुमंडलीय परीक्षण के माध्यम से होने वाले रेडियोधर्मी आणविक पदार्थों के प्रसार पर रोक लगा दी और साथ ही इसने भविष्य के शस्त्र नियंत्रण समझौते के लिए एक मिसाल प्रस्तुत की। इसी को पीटीबीटी कहते हैं। पीटीबीटी शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों पर हस्तांतरित कई समझौते में एक पहला था। अब तक भारत सहित इस पर 185 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका अनुमोदन किया है। अगर बात करें परमाणु अप्रसार संधि जो 1967 में है, दूसरी, यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार को प्रतिबंधित करना है। यह संधि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और परमाणु निशस्त्रीकरण में सहयोग को बढ़ावा देती है। अब तक भारत, इजराइल और उत्तरी कोरिया जैसे कुछ देशों को छोड़कर 190 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, भारत ने परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र और गैर परमाणु राष्ट्रों के मनमाने और अनुचित वर्गीकरण के कारण इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। यह गैर परमाणु राष्ट्रों के लिए शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी तक की पहुंच को प्रतिबंधित करती है और परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के लिए कोई समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। इसलिए इसका दूसरा कथन जो है सही नहीं है। अगर तीसरे कथन की बात करें, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यह 1996 में आई थी। ठीक है, और यह एक ऐसी संधि थी जो सभी पर्यावरणों में सैन्य या नागरिक किसी भी उद्देश्य के लिए सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों को प्रतिबंधित करती है। इसे 1996 में यूएनजीए ने अपनाया था। अब तक इस पर जो है 187 देशों ने हस्ताक्षर किया है और 177 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है। यह अभी तक लागू नहीं हुई है क्योंकि इसमें एक विशिष्ट शर्त शामिल की गई है जो अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है। इस शर्त के अनुसार लागू करने के लिए 8 विशिष्ट देश जिसमें भारत भी शामिल है द्वारा इसका अनुसमर्थन किया जाना अनिवार्य है। इसलिए इसका ठीक है, इसलिए तीसरा कथन जो है सही नहीं है। चौथा है परमाणु हथियार निषेध। ठीक है, 2017। इसका उद्देश्य जो था परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना और अंततः उन्हें नष्ट करने पर बल देना है। यह संधि राष्ट्रों को परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, अधिग्रहण, भंडारण के साथ साथ स्थानांतरित करने पर भी प्रतिबंध करती है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर अनुसमर्थन नहीं किया है। भारत ने अनुसमर्थन न किए जाने का भारत ने कई तर्क दिए हैं कि भारत इस संधि के लिए की गई वार्ता का हिस्सा नहीं था और परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों द्वारा रखे गए मौजूदा भंडार की कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित किए बिना केवल परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का ध्यान केंद्रित करना भेदभावपूर्ण है। इसलिए चौथा विकल्प ही वो गलत है। ये सही आंसर जो है वो केवल एक है। अब पहला ही आंशिक परीक्षण प्रतिबंध जो है वो भारत इसमें शामिल भी है और इसका अनुसमर्थन भी करता है।
अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में वापसी का सिद्धांत किससे संबंधित है? परमाणु निरस्त्रीकरण से, सीमा विवाद से, समुद्री सुरक्षा से, या शरणार्थी प्रवास से? तो जो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, वो आपका है डी ऑप्शन, शरणार्थी प्रवास से। ठीक है, शरणार्थी प्रवास से जो है, अगर वापसी का सिद्धांत अगर है तो वापसी का सिद्धांत जो है वो शरणार्थी प्रवास से संबंधित है। शरणार्थी कौन है और शरण पाने वाले लोगों के क्या अधिकार हैं? ठीक है, ठीक है, इसके लिए एक कन्वेंशन आया था जो 1951 में हुआ था जिनेवा में, और इसे जिनेवा कन्वेंशन भी कहा जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 और इसके बाद 1967 में भी हुआ था। इस प्रोटोकॉल का भारत हस्ताक्षर करता नहीं। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ से बड़ी संख्या में शरणार्थी आए, उनको शरण देने के साथ साथ उनके अधिकारों का सम्मान भी करता है। 1951 के जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ था उसमें अनुच्छेद 33 जो है उसे वापसी यानी गैर वापसी का सिद्धांत उसी से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि शरणार्थी के जीवन या स्वतंत्रता के उनके मूल देश में खतरा होता है तो राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों को वापस नहीं भेजने या निष्कासित नहीं करने के लिए बाध्य है। इस प्रावधान को एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में अपनाया गया है और यह गैर हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों पर भी लागू होता है। 1951 का कन्वेंशन किसी शरणार्थी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अपनी राष्ट्रीयता वाले देश से बाहर रह रहे हैं और जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक राय या किसी विशेष समूह की सदस्यता के आधार पर उत्पीड़ित किए जाने के तर्कसंगत आशंका के कारण वापस लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि डोमिनियन स्टेट्स, समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और महिलाओं का समान अधिकार। तो कितनी अनुशंसाएं 1928 की नेहरू रिपोर्ट में की गई थी? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी चारों? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 3। इसके 3 कथन जो हैं वो उनकी अनुशंसाओं को नेहरू रिपोर्ट में शामिल की गई थी। कौन कौन सी है? उसमें कंजर्वेटिव दल के तत्कालीन सेक्रेटरी लॉर्ड बर्कनहेड ने के द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। उनका मानना था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधारों जिसे भारतीय राजनीतिक मत के व्यापक वर्गों का समर्थन प्राप्त हो को एक ठोस योजना तैयार करने में असमर्थ है और भारतीयों को चुनौती दी कि एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक सर्वसम्मत प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किए गए। इन अधिवेशनों के बाद जारी की गई रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। तो इस रिपोर्ट में भारत में डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके आधार पर कुछ पूर्व में संशोधन भी हुए थे। जिन स्थानों पर मुस्लिम अल्पसंख्यक में हो वहां के लिए केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में कुछ स्थान आरक्षित कर दिए जाएं, लेकिन जिन स्थानों पर बहुसंख्यक हो वहां पर उनके लिए स्थानों का कोई आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, कुछ अन्य रिपोर्ट सिफारिश की जैसे कि वयस्कों के लिए मताधिकार, ठीक है, और महिलाओं के लिए समान अधिकार, ठीक है, और वयस्क मताधिकार और समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जो है इसकी मांग को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ होना, मंगल पांडे के द्वारा ह्यूसन और बाग की हत्या करना, बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया जाना। तो इनका सही कालक्रम क्या है? 3-2-1, 2-2-1-3, 2-3-1 या फिर 3-1-2। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2-1-3, क्योंकि मंगल पांडे ने 29 मार्च
29 मार्च 1857 को कलकत्ता में 2 ब्रिटिश अधिकारी ह्यूसन और बाग की हत्या कर दी और मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के अग्रणी नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे। अंग्रेजों द्वारा उन्हें इस आशंका में फांसी की सजा दी थी कि उनकी वजह से विद्रोह के दौरान बड़े पैमाने पर आक्रोश भड़का सकती थी। विद्रोह की शुरुआत जो है वो 10 मई 1857 को हुई, मेरठ से हुई, जहां पर 3rd बंगाल लाइट कैवेलरी के 85 सिपाहियों को उनके धर्म के विपरीत कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करने के कारण जेल में डाल दिया गया था और उनके साथियों ने जेल पर आक्रमण करके उन्हें मुक्त कर दिया था। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत करने वाले सैनिकों ने दिल्ली प्रस्थान किया और 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया। मतलब बहादुर शाह को शहंशाह हिंदुस्तान 11 मई 1857 को, मतलब बहादुर शाह को 11 मई 1857 को इन्हें घोषित किया गया था, जबकि मेरठ में विद्रोह जो था 10 मई। ठीक है, और 20 से 25 मई 1857 के बीच अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और एटा में सिपाही विद्रोह हुआ और मंगल पांडे ने 29 मार्च को हत्या की थी। इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।